एपिसोड 48। वो लौट आई है। सेविका ने भीमा का जो सच राधिका के सामने रखा, उसने राधिका को अंदर से हिला दिया था। सेविका मन ही मन खुश होते हुए खुद से बोली, चलो हमारा कार्य तो पूर्ण हुआ। नफरत की कभी ना बुझने वाली चिंगारी तो हमने लगा दी, अब इंतजार है तो इस चिंगारी के शोला बनाने का। मुझे लगता है ज्यादा देर हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यदि सरदार भीमा को ज्ञात हुआ कि हमने आपकी मदद की है तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सेविका राधिका से बोली, घबराओ नहीं, क्यों अब डरने की बारी सरदार भीमा की है। राधिका बोली। वही दूसरी ओर गुरु माँ अचानक से अपने ध्यान से बाहर आ गई। अचानक वो अपने स्थान से खड़ी हो गई और जमीन पर कुंडली नक्षत्र जैसा कुछ बनाने लगी। अनर्थ। आखिरकार हमें जिसका संदेह था वो सत्य था, परंतु हमारे रहते यह कभी संभव नहीं होगा। हमें अभी भीमा को इस विषय में सचेत करना होगा। सरदारा भीमा तक हमारा संदेश भेजा जाए, उनसे कहे कि तत्काल हमसे भेंट करे। और उसके बाद वो सेविका वहां से चली गई। सेविका गुरु माँ का संदेश लेकर सरदार भीमा के पास गई। सरदार भीमा गजसभा में किसी विशेष मसले पर अपने गजमंत्री और अन्य गज सलाहकारों से बैठक कर रहे थे। सेविका से गुरु माँ का संदेश मिलते ही वो बोले। गुरु माँ ने अपनी एक सेविका से कहा। सेविका ने गर्दन झुकाते हुए कहा, जी गुरु माँ। गुरु माँ की सांसें उखड़ रही थी। वो भीमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो लौट आई है। इस पर भीमा अपनी तलवार निकाल राधिका की गर्दन पर रखते हुए बोले, किसके विषय में बात कर रही है आप गुरु माँ? कौन लौट आई है? यह सब आपके साथ किसने किया? आप हमें एक बार उस शख्स का नाम बताइए, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भीमा ने गुरु माँ से कहा। यह सुन राधिका गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए भीमा से बोली। तभी वहां राधिका भी आ गई। गुरु माँ ने राधिका की ओर इशारा किया। यह देख सब लोग चौंक गए और गुरु माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। सरदार भीमा गुस्से से उठे और राधिका की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोले। यह सुन भीमा बोला, हमने आपसे कहा था कि गुरु माँ हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है, उन्हें हानि पहुंचने की कोशिश भी ना करना। अर्थात राधिका मुस्कुराते हुए बोली, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यह सब हमने किया है। यह सुन राधिका हैरानी से बोली। राधिका की बातें सरदार भीमा के गुस्से को बढ़ा रही थी। वो गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोले, बस, यह क्या अर्थहीन बातें कर रही है आप? शायद आपको ज्ञात नहीं गुरु माँ का हमारे जीवन में क्या स्थान था। हम उन पर प्रहार क्यों करेंगे भला? इस पर राधिका बेऔफ सरदार भीमा की आंखों में देखते हुए बोली। इस पर राधिका बोली, ज्ञात तो हमें आपका सच भी नहीं था। किस सच की बात कर रही है आप? भीमा ने राधिका से पूछा। आप किस विषय में बात कर रही है हमें ज्ञात नहीं, और ना ही आपकी बातों के हमारे लिए कोई मायने है। हम इतना जानते हैं कि आप हमारी गुरु माँ की कातिल है। सरदार भीमा ने कठोर आवाज में कहा। और फिर सरदार भीमा ने गुस्से से सैनिकों को आदेश देते हुए कहा। इस पर राधिका सैनिकों को रोकते हुए बोली, इस स्त्री को बंदी बना लिया जाए। एक सेकंड, यदि आप यहाँ के सरदार हैं तो हम भी गजकेशरी की गजमाता है, और बिना किसी ठोस सबूत के आप हमारी गरिमा पर यूं संदेह नहीं कर सकते। इस पर सरदार भीमा गुस्से से बोले। गुरु माँ ने अंतिम इशारा आपकी ओर किया। इसका अर्थ स्पष्ट है, और आप पहले भी हम पर प्राणघाती वार कर चुकी है। इतने सबूत पर्याप्त नहीं है। लगता है आप लोगों ने हमारा आदेश सुना नहीं। ले जाएं इन्हें इनके वास्तविक स्थान पर।
एक अपराधी का स्थान गजमहल में नहीं, बंदीगृह में है। जब तक इन्हें इनके अपराध की सजा का ऐलान नहीं होता, यह बंदीगृह में ही रहेंगी। सरदार भीमा ने सैनिकों पर क्रोधित होते हुए कहा, परंतु उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। सैनिकों ने राधिका को बंदीगृह की काल कोठरी में बंद कर दिया। राधिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। सैनिकों ने सरदार भीमा के आदेश पर राधिका को बंदी बना लिया। राधिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। एक तरफ जहां राधिका अपने माँ बाबा के इंतजाम की आग में जल रही थी, वहीं भीमा गुरु माँ के शव की अंतिम क्रिया करते हुए उनकी चिता की अग्नि को साक्षी मानकर बोला, हम आपकी चिता की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देते हैं कि आपकी मृत्यु के साथ न्याय अवश्य होगा। और फिर भीमा ने समस्त गजकेशरी कबीले के सामने ऐलान किया कि गुरु माँ की हत्या की अपराधी गजमाता से उनके ओहदे का सम्मान वापस लिया जाता है और कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ कुलदेवी के समक्ष गुरु माँ के प्राणों के बदले उनके प्राणों की बलि दी जाएगी और यही गुरु माँ के साथ न्याय होगा। एपिसोड 49। ऐसी स्त्री के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। अगली सुबह कुलदेवी के समक्ष गुरु माँ के कातिल की बलि दी जानी थी। राधिका को बेड़ियों में बांध बलि स्थल पर लाया गया। संपूर्ण गजकेशरी कबीला बलि स्थल पर मौजूद था। वहां मौजूद आदिवासी आपस में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदिवासी शख्स बोला। यह देख राधिका बोली, क्या सचमुच सरदार गजमाता की बलि दे देंगे? तभी दूसरा बोला, अरे कोई गजमाता नहीं है, वो बहरूपिया है हमारी गजमाता रुद्रप्रिया का, जिसने छल से हमारे सरदार से विवाह कर लिया और अब गुरु माँ के ही प्राण ले लिए। इस पर वहां मौजूद एक और आदिवासी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। ऐसी स्त्री के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। परंतु जो भी हो, यह स्त्री है तो हमारी गजमाता रुद्रप्रिया का प्रतिरूप। क्या सरदार भीमा अपने प्रेम के प्राण ले पाएंगे? तभी एक शख्स ने कहा। तभी सरदार भीमा वहां आ गए। अरे सरदार भीमा आ गए। सरदार भीमा के आते ही सब लोगों की नजरें उन पर टिक गई। वहां मौजूद लोग सरदार भीमा की जय जयकार के नारे लगाने लगे। सरदार भीमा ने वहां मौजूद गजकेशरी कबीले के लोगों से कहा, गजकेशरी के इतिहास में सदैव न्याय हुआ है, भले ही अपराधी कोई अपना ही क्यों ना हो। गुरु माँ के हत्या के अपराधी को भी न्याय अनुसार दंड मिलेगा। सरदार भीमा ने खींचकर म्यान से अपनी तलवार निकाली और अपने कदम राधिका की ओर बढ़ाने लगे। परंतु राधिका की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। वो खुद से बोली और फिर थोड़ा सोचते हुए, हमें अपनी मौत का गम नहीं, वैसे भी अपना सब कुछ तो खो ही चुकी हूँ मैं। गम है तो सिर्फ इस बात का कान्हा जी की आपने हमारी मौत इस खड़ूस कातिल सरदार के हाथों लिखी। बट चाहे जो जाए इस खड़ूस सरदार दा ग्रेट को तो हम मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। भूत बनकर मारेंगे इसे। राधिका वहां मौजूद एक जलपात्र के पास गई और उसमें अपना चेहरा देखा। राधिका का चेहरा खून से सना हुआ था और बेहद भयानक दिख रहा था। राधिका जोर से चिल्लाई और जलपात्र से पीछे की और हटते हुए बोली। सरदार भीमा गुस्से से तलवार के साथ राधिका के समीप पहुंच चुके थे। राधिका खामोश आंखों से सरदार भीमा को देख रही थी। सरदार भीमा ने प्रहार करने के लिए तलवार उठाई। राधिका ने यह देख अपनी आंखें बंद कर ली, मनो उसने मौत को कबूल कर लिया हो। तभी सरदार भीमा की तलवार के प्रहार से निकली लहुधरा से वहां की भूमि लाल हो गई। हर कोई इस दृश्य को देख सहम गया। तभी अचानक राधिका ने अपनी आंखें खोली और खुद की गर्दन को छूते हुए बोली,
खुद के भयानक प्रतिबिंब को देख राधिका के पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने कमर से उसे थाम लिया। राधिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों के सामने सरदार भीमा को देखकर बोली, हम मर गए, परंतु हमारी गर्दन पर कोई निशान क्यों नहीं? और फिर खुद के सर पर हाथ से मारते हुए बोली, इस खड़ूस कातिल सरदार की तलवार के प्रहार से कोई बचा है जो तू बचती? वैसे भी मूवीज में देखा है ना कैसे मरने के बाद आत्मा अलग हो जाती है और आत्मा को चोट नहीं लगती। राधिका ने अपनी दोनों आंखों को अपने हाथों से मसला, परंतु अभी भी सरदार भीमा का चेहरा उसके सामने था। तभी सरदार भीमा की आवाज ने राधिका को चौंकाया। यह देख राधिका खुशी से बोली, फिर कुछ सोचकर। यह सुन राधिका ने खुद को संभाला और फिर खड़े होते हुए इधर उधर देखा और फिर अचानक अपना हाथ सरदार भीमा की ओर बढ़ाया। राधिका ने सरदार भीमा के हाथ पर जोर से चुटी काटी। सरदार भीमा ने दर्द से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, जीवित है आप, मरी नहीं है। यह क्या कर रही है आप? और फिर राधिका ने जो देखा उसे देखकर राधिका के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। राधिका ही नहीं, वहां मौजूद हर किसी की सांसें रुकी हुई थी। आपने इन्हें भी मार दिया, आखिर चाहते क्या है आप? राधिका ने गुस्से से सरदार भीमा से कहा। इस पर सेनापति मृगभानु ने कहा, सरदार भीमा ने गुरु माँ की मृत्यु के साथ न्याय किया है। गुरु माँ के असली कातिल को सजा मिल चुकी है। राधिका ने सेनापति जी को रोकते हुए कहा, न्याय नहीं, अन्याय है यह। हम जानते हैं आपके सरदार ने यह सब क्यों किया है, और आप तो बस ही कीजिए सेनापति जी। और वैसे भी आप तो खुद सरदार भीमा के क्राइम पार्टनर है, आपको भला उनकी कोई बात अन्याय क्यों ही लगेगी? सेनापति मृगभानु राधिका की बात का जवाब देते हुए बोला, जो आप जानती है वो पूर्ण सत्य नहीं है गजमाता। इस पर राधिका सेनापति पर भड़कती हुए बोली, ओके फाइन, तो आप ही बता दीजिए, अगर हम जो जानते हैं वो सच नहीं है तो क्या है सच सेनापति जी? वैसे भी जनता जवाब मांगती है, ऐसा कौन सा सच है जो केवल आप और आपके सरदार ही जानते हैं? सरदार भीमा ने राधिका को शांत करते हुए कहा, खामोश। हम अपनी गजकेशरी की प्रजा के हित और सुरक्षा के लिए पूर्णतः जवाबदेह है। अब वक्त आ गया है कि संपूर्ण सत्य आपके समक्ष रखा जाए। और फिर सरदार भीमा ने सेनापति मृगभानु की तरफ इशारा किया। सरदार भीमा से इशारा मिलते ही सेनापति मृगभानु ने बताना शुरू किया, सत्य वही है जो आप लोगों के समक्ष है। गुरु माँ की हत्या की अपराधी गजमाता नहीं, यह सेविका थी। इतना ही नहीं, कल प्रातः जो हमला गजमाता पर हुआ उसकी गुनहगार भी यही सेविका थी। परंतु सेनापति जी, हम सबने देखा कि गुरु माँ ने स्वयं अंतिम संकेत गजमाता की तरफ किया था। तभी गजमंत्री जी बोले, गुरु माँ ने अंतिम संकेत गजमाता रुद्रप्रिया की तरफ नहीं, कक्ष के द्वार पर लगे पर्दे की ओर किया था, जहां यह सेविका गुरु माँ पर प्रहार के बाद छुपी थी। इस पर सरदार भीमा बोले, यदि ऐसा था तो अपराधी को पकड़ने की बजाय गजमाता रुद्रप्रिया को क्यों बंदी बनाया गया? तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। सरदार भीमा ने अपने हाथ से ताली बजाकर इशारा करते हुए गुरु माँ के उस पत्र को लाने का आदेश दिया। तभी एक सेविका पत्र को लेकर सरदार भीमा के समक्ष आई। सरदार भीमा ने वो पत्र गजमंत्री जी को दिया। गजमंत्री ने वो पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, इस पर भीमा ने कहा, उस वक्त जो हालत हमारे समक्ष थे उनसे एक पल को हमें भी यही लगा कि गुरु माँ की कातिल रुद्रप्रिया है। परंतु जब गुरु माँ की अंतिम क्रिया के पश्चात हम उनके कक्ष में गए तो वहां हमें एक पत्र मिला। फ्लैशबैक। सेनापति जी, यह कातिल बहुत ही शातिर है, परंतु अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो,
वो अपने गुनाह का कोई ना कोई साक्ष्य अपने पीछे अवश्य छोड़ जाता है। हमें शीघ्र अति शीघ्र उस साक्ष्य तक पहुंचना होगा। जब मैंने और सेनापति जी ने उस कक्ष की पुनः तलाशी ली तो हमें वहां एक लाल अंगूठी मिली। सरदार भीमा ने सेनापति जी से वो अंगूठी ली और उसे गौर से देखते हुए बोले। फ्लैशबैक। यह अंगूठी गुरु माँ की नहीं। हो ना हो यह अंगूठी जरूर उसी कातिल की होगी। परंतु हमें ऐसा क्यों ज्ञात हो रहा है जैसे हमने इसे कहीं तो देखा है, परंतु कहाँ? यह अंगूठी गुरु माँ की नहीं। हो ना हो यह अंगूठी जरूर उसी कातिल की होगी। परंतु हमें ऐसा क्यों ज्ञात हो रहा है जैसे हमने इसे कहीं तो देखा है, परंतु कहाँ? सरदार भीमा ने कुछ देर अपनी मस्तिष्क पर जोर डाल उस अंगूठी के बारे में सोचा और फिर बोले। इस अंगूठी को हमने मृगनयनी के हाथ में देखा था। इससे यह बात स्पष्ट है कि यह जो कोई भी है मृगनयनी से जुड़ा है, और यदि हमारा अंदाजा गलत नहीं है तो वो कातिल इस अंगूठी को ढूंढने जरूर वापस आएगा। इस अंगूठी को हमने मृगनयनी के हाथ में देखा था। इससे यह बात स्पष्ट है कि यह जो कोई भी है मृगनयनी से जुड़ा है, और यदि हमारा अंदाजा गलत नहीं है तो वो कातिल इस अंगूठी को ढूंढने जरूर वापस आएगा। और हमारा शक यही साबित हुआ। कुछ क्षण बाद एक स्त्री उस अंगूठी को तलाशते हुए वहां आई। फ्लैशबैक। अरे वह तुम्हारा जवाब नहीं मंदाकिनी। इसे कहते हैं सर्प भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। गुरु माँ का कत्ल हमने किया और सारा शक गया गजमाता रुद्रप्रिया पर। चलो अच्छा है, अब हमें गजमाता को मारने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सरदार भीमा ने तो हमारा पूरा कार्य ही आसान कर दिया। हम चाहते तो उसे उसी वक्त मृत्यु के घाट उतार देते, परंतु हमने गुरु माँ को वचन दिया था कि उनके कातिल को प्रातःकाल सबके समक्ष मृत्यु देंगे। हम चाहते तो उसे उसी वक्त मृत्यु के घाट उतार देते, परंतु हमने गुरु माँ को वचन दिया था कि उनके कातिल को प्रातःकाल सबके समक्ष मृत्यु देंगे। जहाँ गजकेश्री कबीले के लोग सरदार भीमा के न्याय से खुश होकर उनके जय जयकार के नारे लगा रहे थे, वही राधिका अभी भी इस बात पर यकीन करने को राजी नहीं थी, और वो असहमति जताते हुए बोली। दिमाग तो गोली की स्पीड से भी तेज चलता है आपका। हम आपकी झूठी कहानी इन भोले आदिवासियों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी थी, बट मुझे आपकी कही बात पर इतना भी यकीन नहीं। यह कहकर राधिका वहां से चली गई। सरदार, इस हार के बाद हमें नहीं लगता मृगनयनी शांत बैठेगी। गजमंत्री जी चिंतित स्वर में बोले। सरदार भीमा ने गजकेश्री कबीले के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे रहते अपराध और अपराधियों के लिए गजकेश्री में कोई स्थान नहीं। दुश्मन ताकत भले ही कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु सत्य और धर्म के समक्ष उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मृगनयनी सब एक मायावी चक्र में से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। मृगनयनी को ऐसे मुस्कुराते देख भेदी बोला, आयश्री, लगता है हार आपके मस्तिष्क पर चढ़ गई है। सरदार भीमा ने हमारा एक मोहरा गिरा दिया और आप इस प्रकार मुस्कुरा रही है। एपिसोड 50। क्रोध में और भी अधिक खूबसूरत लगती है आप। रात्रि भोज का समय हो चुका था। सब लोग भोजन कक्ष में पहुंच चुके थे, परंतु सरदार भीमा की आंखें राधिका को खोज रही थी। भोजन समाप्त होने के पश्चात सरदार भीमा ने वहां खड़ी एक सेविका से जब राधिका के विषय में पूछा तो सेविका ने जवाब दिया, रात्रि का समय। सरदार, गजमाता ने रात्रि भोज में आने से मना कर दिया, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम उनका भोजन उनके कक्ष में भिजवा देंगे। सेविका की बात सुन सरदार भीमा थोड़े दुखी हुए और हृदय में खुद को कोसते हुए बोले, वही राधिका अपने कक्ष में
खिड़की के पास उदास बैठी चांद को एकटक देख रही थी और उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाबा के साथ बिताए जीवन के वो सुखद पल स्मृतियां बन घूम रहे थे। उनका उसके जीवन में अब न होने का एहसास उसे दुखी कर रहा था। राधिका इस गम के सागर में डूबी हुई थी कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। यह हमने क्रोध के आवेश में क्या कर दिया? हम जानते हैं प्रिय, आप हमसे रुष्ट है और होगी भी, क्यों नहीं? परिस्थितियों के आवेश में हम इतने अधिक अंधे हो गए थे कि आपके प्रेम के सत्य को नहीं देख पाए। हमने यह कैसे सोच लिया कि हमारी रुद्रप्रिया हमारे साथ छल कर सकती है, यह जानते हुए भी कि शदिया बदल सकती है, परंतु आप नहीं। अब जो भूल हमने की है उसका प्रायश्चित भी हम ही करेंगे। यह आवाज सेविका की थी जो अपने हाथ में एक टोकरी थामे खड़ी थी जो ताजे रसीले फलों से भरी हुई थी। राधिका ने बिना मुड़े सेविका से कहा। तभी सरदार भीमा कक्ष में दाखिल हुए और सेविका को भोजन रख कक्ष से जाने का इशारा किया। सेविका ने वो फलों से भरी टोकरी वहां रखी और फिर वहां से चली गई। सरदार भीमा राधिका के समीप गए और बोले। सरदार भीमा की कक्ष में मौजूदगी के एहसास से राधिका का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से पीछे मुड़ी और अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? बिना हमारी इजाजत के आप अंदर कैसे आए? ओह रियली, वैसे आज इस बिन मौसम बरसात का कारण जान सकते हैं हम? राधिका गुस्से से भीमा के पास जाते हुए बोली। सरदार भीमा धीमे कदमों से राधिका के समीप गए और उसके चेहरे से बालों की लटों को प्रेम से उनके कान के पीछे करते हुए धीरे से राधिका की आंखों में देखते हुए बोले, क्रोध में और भी अधिक खूबसूरत लगती है आप। भीमा के हाथ के स्पर्श ने राधिका को एक पल के लिए खामोश कर दिया और कुछ पल के लिए वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खो से गए। परंतु अगले ही क्षण राधिका खुद को सरदार भीमा से अलग कर लिया और बोली, क्या करने आए हैं आप यहाँ? ओह आई सी, देखने आए होंगे कि जो चोट आपने हमें दी है उसके दर्द में हम तड़प रहे हैं कि नहीं। परंतु सरदार भीमा ने राधिका के गुस्से का जवाब खामोशी और मुस्कान से दिया और फिर पास रखी टोकरी से एक फल उठाया और अपने हाथ के प्रहार से उसे दो भागों में काट दिया और फिर प्रेम से राधिका की ओर बढ़ाया। परंतु राधिका के दिलो दिमाग में नफरत और गुस्सा चढ़ा था। राधिका ने भीमा के हाथ को दूर फेंक दिया और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे झूठी केयर दिखाओगे, प्यार से दो डायलॉग मरोगे और मैं आपसे इम्प्रेस होकर इट्स ओके प्राणनाथ कहकर सब भूल जाऊंगी? राधिका के इस बर्ताव ने भीमा को थोड़ा आहत हुआ, परंतु वो राधिका की मनोस्थिति को समझ प्रेम से बोले, हमने जो किया उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी है, परंतु जब तक आप अपने हृदय का सत्य हमें बताइएगी नहीं, हमें ज्ञात कैसे होगा? राधिका भीमा पर बिगड़ते हुए बोली, आपकी क्षमा आपके गुनाहों के आगे बहुत छोटी है सरदार जी। वहीं दूसरी ओर भेदी अपने सवालों का पिटारा मृगनयनी के सामने खोले हुए था। आयश्री, आपके दिमाग में कब क्या चल रहा है हमारे समझ के परे है। उस सरदार ने हमारा एक मोहरा गिरा दिया और आप खामोश हो। भेदी, तुम तो जानते हो तुम्हारी यह आयश्री कोई भी दाव बिना सोचे समझे नहीं खेलती। इस बार हमारी हार में ही हमारी जीत छुपी है। तुम शायद भूल रहे हो मायावी विजय तलवार को हासिल करना है तो भीमा और राधिका के प्रेम को एक करना आवश्यक है। भीमा के हृदय में वो प्रेम पुनः उत्पन्न हो चुका है। इस पर मृगनयनी मुस्कुराते हुए बोली। तभी भेदी बोला, और राधिका उसका क्या? उसके हृदय में जो नफरत की आग दौड़ रही है उसे कैसे शांत करेंगी आप? प्रेम का रास्ता नफरत से होकर ही गुजरता है। और फिर मृगनयनी थोड़ा ठहरी और फिर अपने हाथ में पहनी अंगूठी से निकली एक जादुई रोशनी की मदद से वहां रखी एक सुराही को अपनी ओर खींचा और नारियल की छाल से बने एक गिलास में सुराही से मदिरा डाल भेदी की ओर बढ़ाते हुए बोली,
हमारे विजय तलवार को हासिल करने के पड़ाव की पहली जीत मुबारक हो। भेदी ने मृगनयनी के हाथ से वो गिलास लिया और मदिरा की घुट पीते हुए बोला, अब आगे क्या करना है आयश्री? मृगनयनी ने अपनी योजना भेदी से साझा की। भेदी योजना सुन बोला, आपको लगता है यह कार्य करेगी? निसंदेह। तुम बस जैसा हमने कहा है उस पर अमल करो। मृगनयनी ने कहा। अगले सुबह जब राधिका उठी तो उसने खुद तो एक अलग ही जगह पाया। राधिका के नीचे एक कोमल पुष्पों की सेज थी। चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती की महक थी। राधिका इस वक्त जिस जगह पर थी वो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। उस जगह की खूबसूरती इतनी मनमोहक थी कि राधिका उसमें खोने लगी। तभी राधिका की नज़र एक खूबसूरत नीले पंखों वाली तितली पर पड़ी। राधिका उसे पकड़ने को उसके पीछे दौड़ पड़ी, परंतु तभी अचानक दौड़ते दौड़ते राधिका के कदम एकदम से रुक गए। वो उस तितली के पीछे दौड़ते दौड़ते कब स्वर्ग से नर्क में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। परंतु जब तक राधिका को इस बात का एहसास हुआ शायद बहुत देर हो चुकी थी। नील पंखों वाली वो तितली अपना वजूद खो चुकी थी। क्या राधिका के दिल से मिट पाएगी भीमा के लिए नफरत की दीवार? क्या राधिका बन गई है शिकार? क्या है मृगनयनी का अगला वार?